गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। और आज का हमारा टॉपिक है जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय स्कूल। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर सन 1963 को हुई थी। और ये जो केंद्रीय विद्यालय है, इनका जो प्रारंभ में नाम था वो था सेंट्रल स्कूल। बाद में इनका नाम बदल करके केंद्रीय विद्यालय रखा गया था। इनका ये वर्तमान में इनकी संख्या 1225 है। और ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो केंद्रीय विद्यालय है वो लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक है, कम से कम एक है, और इनकी संख्या कई जगह अधिक भी है। केंद्रीय जो विद्यालय है ये जो हमारे विदेशों में भी खोले गए हैं, जैसे काठमांडू है और मास्को है और तेहरान है। ये विदेश सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं, भारतीय दूतावास में जो रहने वाले जो लोग हैं या प्रवासी भारतीय हैं, उनके जो बच्चे पढ़ने के लिए सुविधाएं दी गई है। इसके साथ साथ जो केंद्रीय जो विद्यालय है, कल हमने शुरू किया था पिछली कक्षा में, केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता। केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता। आवश्यकता, लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य और हमने पिछली कक्षा में 3 आवश्यकता या लक्ष्य के बारे में अध्ययन किया था। पहला था रक्षा सेवा से जुड़े व्यक्तियों के लिए हितकर। रक्षा सेवा से जुड़े व्यक्तियों के लिए हितकर। के लिए हितकर। रक्षा सेवा से जुड़े हुए यानी कि डिफेंस सर्विसेज या डिफेंस सेवा से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये जो केंद्रीय विद्यालय है बहुत ही हित कर रहे हैं। दूसरा है बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। बालक एवं बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा जो इसका उद्देश्य था या लक्ष्य था या आवश्यकता क्यों पड़ी, बालक एवं बालिका जो है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। और तीसरा है कम धन व्यय करके अधिक उपयोगी शिक्षा प्राप्त कराना। कम धन व्यय करके अधिक उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराना। देखिए, तीसरी जो इसकी आवश्यकता महसूस हुई या लक्ष्य था इसका,
कम धन व्यय करके यानी कम रुपए खर्च करके भी अधिक उपयोगी शिक्षा उपलब्ध हो सकती थी केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से। चौथा है स्थानांतरण वाले व्यक्तियों के लिए सीट सुरक्षित। स्थानांतरण से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए स्थानांतरण वाले व्यक्तियों के लिए सीट सुरक्षित। देखिए स्थानांतरण वाले व्यक्ति यानी कि डिफेंस सेवा से या डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। तो जो व्यक्तियों का स्थानांतरण हो गया है तो उनके बच्चों के लिए अन्य केंद्रीय जो विद्यालय है जहां स्थानांतरण हुआ है उनके लिए सीट सुरक्षित रखी जाती है। यदि वो सीटें नहीं भरती है तो अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के माध्यम से वो सीटें भर दी जाती है। पांचवा है विदेश सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के बालक और बालिकाओं को उच्च स्तर तथा कम मूल्य पर शिक्षा प्रदान कराना। पांचवा है विदेश सेवा से जुड़े व्यक्तियों के लिए उपयोगी। जो भारतीय दूतावास से जुड़े हुए जो व्यक्ति है और जो विदेशों में जो रह रहे जो व्यक्ति है, जो 3 जगह भारत के विदेशों में केंद्रीय विद्यालय मैंने आपको बताया था, काठमांडू है, तेहरान है, मास्को है। तो ये जहाँ ये केंद्रीय विद्यालय है जो विदेश सेवा से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए उनके बालक और बालिकाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना केंद्रीय विद्यालयों का उद्देश्य है। अगला है रक्षा सेवा एवं विदेश सेवा से जुड़े व्यक्तियों के बालक एवं बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना। जो विदेश सेवा से और रक्षा सेवा से जुड़े हुए जो व्यक्ति है और जो केंद्रीय विद्यालय में उन व्यक्तियों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास करना केंद्रीय विद्यालयों का एक लक्ष्य रखा गया कि किस प्रकार से ये जो सेवा से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उनका किस प्रकार उनके बालक और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जाए। अब हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय विद्यालय की विशेषताएं। केंद्रीय विद्यालय की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि विशेषताएं। पहली है पाठ्यक्रमीय एकता। पाठ्यक्रमीय एकता, इसकी जो पहली विशेषता है पाठ्यक्रमीय
एकता। इट मीन्स केंद्रीय विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम है वह समान होता है। जैसे असम, बिहार, बंगाल में जो केंद्रीय विद्यालय है उनका जो पाठ्यक्रम है वो समानता लिए हुए है। यदि रक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्तियों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, असम वाले व्यक्ति का स्थानांतरण अगर बिहार या बंगाल में हो जाता है तो वहाँ वह अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाकर जो अन्य स्थान पर जो पाठ्यक्रम चलता था उससे वे बालक जुड़ जाते हैं, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। अगला है दूसरा है कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। देखिए, जो सीबीएसई या केंद्रीय विद्यालय के जो बालक बालिका हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, जो डिफेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं, उनसे कक्षा 1 से 8 तक कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता और 9वीं कक्षा से यह शिक्षण शुल्क प्रारंभ होता है। अगला है तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन। केंद्रीय विद्यालयों के जो गुणवत्तापूर्ण विद्यालय है उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है, जो केंद्रीय विद्यालयों में पानी है, खेल है, शौचालय है आदि व्यवस्थाओं की जानकारी रखता है और समय समय पर उनको निर्देश देती रहती है। अगला है भौतिक संसाधनों की प्रचुरता। भौतिक संसाधनों की प्रचुरता। देखिए, जो केंद्रीय विद्यालय है उनमें भौतिक संसाधन जैसे कि खेल का मैदान है, उचित विद्यालय भवन है, खेल का सामान है, सुसज्जित कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सभी साधन है विद्यालय के अंतर्गत भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, जिनका केंद्रीय विद्यालय में एक प्रचुर मात्रा में इनका प्रयोग किया जाता है और प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध छात्रों के लिए कराए जाते हैं। अगला है कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कक्षा 6 से 8 तक कक्षा 6 से और 8 तक संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 6 से और 8वीं कक्षा तक संस्कृत को एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कक्षा 6 से और 8वीं तक जो बालक बालिका हैं
केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी। अगला है जो 7वां पॉइंट, जो 6ठा पॉइंट, जो एसटी और एससी के जो छात्र हैं, एसटी एससी के छात्रों को शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बालक जो बालिका है उनको शिक्षण शुल्क से पूरी तरह से मुक्त रखा गया। अगला है 8वां, पॉइंट है केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को शिक्षण शुल्क से पृथक मुक्त रखा गया। शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया। जो केंद्रीय जो विद्यालय में जो पढ़ाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके बालक बालिकाओं को शिक्षण शुल्क से पूरी तरह से मुक्त रखा गया। और अगला है एकमात्र संतान लड़की होने पर ना तो उस गार्जियंस को शिक्षण शुल्क दिया जाएगा और न ही विद्यालय शुल्क दिया जाएगा। यानी किसी गार्जियंस की एकमात्र कर्मचारी की लड़की है और वो एकमात्र संतान जो है वो लड़की है तो उसे शिक्षण शुल्क और विद्यालय शुल्क किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अगली जो विशेषता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो ये थी केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकता, लक्ष्य, उद्देश्य और विशेषता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।